नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 12 गणित का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही स्कोरिंग है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम एक समस्या को समझेंगे, फिर उसे गणित के रूप में लिखेंगे, कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे और फिर ग्राफीय विधि से उसका हल निकालना सीखेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर को सीधे सीधे एक असली दुनिया की पहेली से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम गणित को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं ना, तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। जरा सोचिए कि आपका कोई बिजनेस है, पर आपके पास पैसा भी लिमिटेड है और सामान रखने की जगह भी। तो आपका सबसे बड़ा मकसद क्या होगा? सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो बस लीनियर प्रोग्रामिंग इसी तरह की समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका है। चलिए अब आपकी NCERT किताब का ही एक उदाहरण देखते हैं। तो ये है हमारी समस्या जो आपकी NCERT किताब के पेज 394 पर दी गई है। देखिए, डीलर के पास दो सीमाएं हैं, दो रुकावटें हैं। पहली, उसके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए हैं और दूसरी, वो सिर्फ 60 सामान रख सकता है। गणित में इन्हीं सीमाओं को हम व्यवरोध या कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मुनाफे को सबसे ज्यादा करना, यानी मैक्सिमाइज करना। उसे हर मेज पर 250 रुपए का और हर कुर्सी पर 75 रुपए का फायदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसे कितनी मेजें और कितनी कुर्सियां खरीदनी चाहिए कि उसका मुनाफा सबसे ज्यादा हो। इसी पहेली को हम लीनियर प्रोग्रामिंग से हल करेंगे। ठीक है, तो अब इस पूरी कहानी को गणित की भाषा में लिखते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में सवाल का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है, जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि डीलर X मेजें और Y कुर्सियां खरीदेगा। अब ये तो सीधी सी बात है कि मेजों और कुर्सियों की संख्या या तो 0 होगी या उससे ज्यादा। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना? इसलिए X और Y दोनों 0 से बड़े या उसके बराबर होंगे। इन्हें ही हम चर या वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम व्यापारी की सीमाओं को यानी व्यवरोधों को गणितीय रूप देंगे। इसके लिए हम असमीकाओं मतलब इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करते हैं। पहला व्यवरोध है पैसों का। एक मेज 2500 की तो X मेजें हुई 2500 X की। एक कुर्सी 500 की तो Y कुर्सियां हुई 500 Y की। और कुल खर्च 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी उससे कम या बराबर होगा। दूसरा व्यवरोध है जगह का। कुल मेजें और कुर्सियां यानी X + Y 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ देखिए, हमने पहली असमीका को 500 से भाग देकर छोटा कर दिया है ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम इस समस्या को हल करें, चलो कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इनका सही मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये Z जो है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है, यानी कि कुल लाभ, जिसे हमें सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमाइज करना है। इस फंक्शन को हम उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये नाम याद रखना, 1 नंबर का सवाल इसी पर आ सकता है। सुसंगत क्षेत्र या फीसिबल रीजन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्राफ पर वो एरिया है जहां हमारे सभी संभव हल मौजूद हैं। मतलब ये वो कॉमन एरिया है जो हमारी सभी शर्तों को, सभी व्यवरोधों को पूरा करता है। इस एरिया का हर एक पॉइंट एक पॉसिबल सोल्यूशन है। चलो अब इसे ग्राफ पर बनाकर देखते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी और मजेदार हिस्से पर, ग्राफीय विधि। हम अपनी सभी असमीकाओं को एक ग्राफ पर बनाएंगे ताकि हम अपने सुसंगत क्षेत्र को देख सकें और अपना जवाब ढूंढ सकें। तो जब हम दोनों व्यवरोधों की रेखाएं 5x + y = 100 और x + y = 60 ग्राफ पर खींचते हैं, तो हमें ये छाया वाला यानी शेडेड रीजन OABC मिलता है। यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारा सबसे अच्छा जवाब इसी क्षेत्र के कोनों पर कहीं छिपा हुआ है। पर अब एक और सवाल, इस सुसंगत क्षेत्र में तो अनगिनत इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो फिर सही जवाब कैसे मिलेगा?
उसके लिए हम एक बहुत ही आसान और पावरफुल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं कोणीय बिंदु विधि या कॉर्नर पॉइंट मेथड। और बच्चों, यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे जरूरी प्रमेय। इसका मतलब है कि हमें हर एक बिंदु को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ सुसंगत क्षेत्र के कोनों पर यानी कॉर्नर पॉइंट्स पर ही उद्देश्य फलन की वैल्यू चेक करनी है। हमारे ग्राफ में ये बिंदु है O, A, B और C। बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर चाहिए तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले सुसंगत क्षेत्र बनाओ, फिर उसके कोने वाले बिंदु पता करो, फिर हर बिंदु पर z की वैल्यू निकालो और आखिर में सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू चुन लो। एकदम आसान। चलिए अब इन सभी कोनों पर z की वैल्यू निकालते हैं। आपकी किताब के पेज 398 पर ये टेबल दी हुई है। देखो, बिंदु O, A और C के कोऑर्डिनेट्स तो ग्राफ से साफ साफ दिख रहे हैं। बिंदु B को निकालने के लिए हमें दोनों रेखाओं के समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें 10,50 मिलेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हमारे z वाले फंक्शन में रखते हैं और इस टेबल को देखते ही सब कुछ साफ हो जाता है। z की सबसे बड़ी वैल्यू यानी अधिकतम मान 6,250 रुपए है और ये मान हमें बिंदु B यानी 10,50 पर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबसे अच्छा जवाब मिल गया है। व्यापारी को सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए 10 मेजें यानी x बराबर 10 और 50 कुर्सियां यानी y बराबर 50 खरीदनी चाहिए। गणित की भाषा में इसी सबसे बेस्ट सोल्यूशन को हम इष्टतम हल या ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। चलो अब जल्दी से इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं और परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें नोट करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये 4 बातें हैं जो इस पूरे चैप्टर का सार है। उद्देश्य फलन यानी हमारा लक्ष्य, व्यवरोध यानी हमारी सीमाएं, सुसंगत क्षेत्र यानी सभी हलों का कॉमन एरिया और कोणीय बिंदु जहां पर हमारा सबसे अच्छा हल मिलता है। इन शब्दों को और इनके मतलब को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो बच्चों, ये था रेखीय प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और कोणीय बिंदु विधि। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब थ्योरी तो हो गई, बारी है प्रैक्टिस की। तो अपनी एनसीईआरटी किताब की एक्सरसाइज 12.1 को हल करने की कोशिश जरूर करना। अगली क्लास में मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।